नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 44वां एपिसोड है। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड बैंकिंग की बात मेरे साथ का। आज हम बात करेंगे निजी बैंकों में हो रहे फ्रॉड्स जो कि बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। उसके बाद पीएलआई का जो सिस्टम बैंकों में स्केल 4 एंड अबव को दिया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इंडियन पोस्ट बैंक की बात भी करेंगे और बैंकों में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके ऊपर एक सरकार ने कुछ निर्णय लिया और उसका यू टर्न हुआ। और आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो था उसके ऊपर कुछ बदलाव हुआ है, अमेंडमेंट हुई हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंकों में एक के बाद एक उजागर हो रहे फ्रॉड्स की। ये लिस्ट जो है आए दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और एयू बैंक के चंडीगढ़ की शाखाओं में हरियाणा सरकार का 590 करोड़ का फ्रॉड सामने आया। हालांकि वो पैसा वापिस आ गया, लेकिन उसकी जांच जो है अभी सीबीआई को दे दी गई है, वो जांच चल रही है। उसके बाद ही हरियाणा में ही कोटक महिंद्रा बैंक में पंचकुला में एक 150 करोड़ की एफडी का मामला आता है। पंचकुला की जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसके खाते का, और वो एफडी जो है वो लापता पाई जाती हैं। फिर एचडीएफसी बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम चेयरमैन का इस्तीफा, और उसके बाद वहाँ पर और अधिकारियों को जो है वो सैक किया गया। यानी एचडीएफसी बैंक का भी जो बवाल है वो अभी थम नहीं रहा। और अभी जो है दुबई में एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो है वहाँ की सरकार ने, वहाँ का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि कैसे एचडीएफसी बैंक के द्वारा वहाँ पर लोगों को मिस सेलिंग की गई। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी एक 23 करोड़ का गोल्ड लोन का फ्रॉड नागपुर में आता है। 150 से ज़्यादा खातों में गोल्ड लोन जो दिया गया, वो गोल्ड लोन असली गोल्ड को हटाकर नकली गहने वहाँ पर पाए गए। ये वहाँ के इंटरनल ऑडिट में पता लगता है, लेकिन गोल्ड लोन बहुत पुराने थे। और अभी एक और मामला आया है आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक के बैंकों में जो है वो 137 करोड़ के म्यूल अकाउंट फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें उस पैसे को जो है बाहर भेजने के लिए चाइना में उस पैसे को जो है उस खातों से पैसा जो है वो म्यूल अकाउंट से भेजा गया, और वहाँ के कर्मचारी भी उसमें इन्वॉल्व पाए गए जिन्होंने वो खाते खुलवाए, म्यूल खाते, और जिस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन हुई। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने बड़े प्राइवेट बैंक हैं, सब के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। रिजर्व बैंक को इन बैंकों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये जनता का है और जनता का विश्वास बैंकों में बना रहे, और ये बैंक जो है जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मुद्दा आता है पीएलआई यानी प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव जो बैंकों में दिया गया। उसके अंदर दोहरी मापदंड बरते गए। स्केल 3 तक के अधिकारियों को जो है अलग अलग बैंक में 3, 5, 8, 10, 15 दिन का पीएलआई दे के निपटा दिया गया, लेकिन जो टॉप एग्जीक्यूटिव जो स्केल 4 एंड अबाव को 360, 365 दिन के लाखों रुपए का पीएलआई दिया गया। उससे आंदोलित होकर बैंकों के जो ऑफिसर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया
वहाँ उन्होंने याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। खारिज यानी उनको एडमिट नहीं की वो भी, हालांकि उस पर बात चल रही है। यानी बैंक यूनियन जाएं तो जाएं कहाँ? डीएफएस सुनने के लिए तैयार नहीं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, बैंक प्रबंधन तो एग्जीक्यूटिव को दिए जा रहा है, और ऑफिसर्स जो है, एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, वो लड़ने के मूड में है, लेकिन वो लड़ाई जो है वो जमीन पर ना करके कोर्ट के दरवाजे ले गई हैं, लेकिन कोर्ट से भी उनको न्याय मिलता हुआ दिखता नहीं है। एक और गंभीर मुद्दा सामने आया है इंडियन पोस्ट बैंक का। 2016 में के बाद इसकी बारे में विचार किया गया। 17 में इनफॉर्मल ये बैंक शुरू हुआ, लेकिन 2018 में असल में इस बैंक की स्थापना हुई, और सभी पोस्ट ऑफिस जो लगभग देश में 1.64 करोड़ पोस्ट ऑफिस है और इतने से ज़्यादा जो पोस्टमैन है, ये सब इंडियन पोस्ट बैंक की सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन लोगों को लगा कि इससे बैंकिंग जो है और डोर स्टेप पर लोगों के पास पहुंच जाएगी। सरकार की सोच यही थी, और हुआ भी। बहुत तेज़ी से इसके अंदर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, लोगों के खाते खुले, और सबसे बड़ी बात थी कि पोस्टमैन जो है आपके घर तक बैंकिंग लेके आ रहा था। लेकिन कैग की एक रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले 2 साल में लगभग जो 5.13 करोड़ जो खाते थे, वो में से जो आधे जो खाते हैं 2.98 करोड़, वो जो है इनएक्टिव पाए गए। यानी जितने खाते 2 साल में खुले, उससे ज़्यादा खाते जो है वो इनएक्टिव हो गए। 58% जो खाते थे वो इनएक्टिव हो गए। यानी जो योजना थी वो योजना ढंग से लागू नहीं हुई। सिर्फ जिनके ऑलरेडी बैंकों में अकाउंट थे, उनके बैंकों में पोस्ट ऑफिस में खोल दिए गए, और वो पोस्ट बैंक में वो खाते बाद में इनएक्टिव हो गए। तो ऐसी बैंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है कि जहाँ पर 2 बैंकों में किसी का खाता खोलकर टारगेट पूरे किए जाते हों। तो ऐसे टारगेट से, ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इंडियन पोस्ट बैंक में भी खाता इनएक्टिव है और बाकी जगह भी उसका खाता इनएक्टिव है। तो ऐसे खातों का क्या उपयोग है? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि खाता खुलते हुए पैन नंबर या आधार नंबर से दिखना चाहिए कि उस व्यक्ति के कितने खाते पहले हैं। यानी एक एक व्यक्ति कितने भी खाते खोल सकता है, लेकिन उसकी क्या उपयोगिता है कि सिर्फ वो बैंकों के जो नेटवर्क है उसके ऊपर वो बोझ बन जाते हैं और वहाँ पर पैसा नहीं रखा जाता। तो ऐसी बैंकिंग का कोई मतलब नहीं कि सिर्फ डाटा बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में उन खातों में पैसा ही नहीं। इन प्राइवेट बैंकों के खातों में फ्रॉड्स के बाद मध्य प्रदेश में भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया कि उनको 5 साल तक उनको सरकारी अकाउंट से, यानी सरकार ने उनको बैन कर दिया। बैन इसलिए किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के जो किसान योजना का जो फंड्स थे, उसमें लगभग 1750 करोड़ का जो फंड्स है, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। अब ये गड़बड़ी बैंक के कारण है या सरकारी कर्मचारियों के कारण है, इसकी जो है जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने मध्य प्रदेश की 24 घंटे में यू टर्न लेते हुए उस बैन को समाप्त कर दिया। यानी अब वो बैन बैंक ऑफ बड़ौदा पर नहीं होगा और बैंक ऑफ बड़ौदा पहले की तरह से मध्य प्रदेश सरकार के खातों का संचालन करता रहेगा। लेकिन ये चीज़ अगर सामने आई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो गलती हुई है। वो गलती
चाहे सरकारी कर्मचारी की थी या बैंक के अधिकारियों की थी, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि लोगों का फिर विश्वास बैंकों से ना हटे। अंत में बात करेंगे आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो 2016 में सरकार ने शुरू किया था। सरकार की इसको लाने की मंशा यही थी कि जो लोग पैसा नहीं देते, जो कंपनीज एनपीओ हो जाती हैं, उनको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इस कोड के तहत जो है ले जाकर उसको दिवालिया घोषित करना है या उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। लेकिन बहुत सारी खामियां उसके अंदर पाई गई। समय समय पर इसमें सरकार ने बदलाव किए हैं। अभी फिर आईबीसी कोड का जो 2025 में, अब वो 2026 हो गया, तो एक अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत कोशिश की गई है कि भाई इस प्रक्रिया को और फास्ट किया जाए। यानी जो पहले फास्ट ट्रैक ट्रांजैक्शंस के रूप में इसको अपनाया जाता था, उसके जगह क्रेडिटर इनिशिएटिव जो फोरम है उसको बनाकर, ताकि जल्दी से उसका जो समाधान हो और लोगों को उसका न्याय मिले और जो रिकवरी है बैंकों की वो जल्दी से हो सके। और वैसे ही जो छोटी कंपनीज हैं उनका जो मामला है वो आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट हो सके, उसके लिए भी समय सीमा में बदलाव किया गया है। पहले जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट लग जाता था तो रेगुलेटर है उसके पास पूरा बोर्ड का कंट्रोल आ जाता था। तो अब उसके अंदर भी बदलाव किया गया है कि बोर्ड का जो कंट्रोल है, पहले से ही जो बोर्ड है ज़्यादातर कंट्रोल उसके पास ही रहेगा। वैसे ग्रुप्स जो हैं उनको जो है उनकी जो ये प्रक्रिया है इंसॉल्वेंसी की, वो ग्रुप के नाते ग्रुप की कंपनियों की इकट्ठी की जा सके। जो बाहर की कंपनियां हैं उसको भी तेज़ी से इसको निपटारा हो सके, ताकि जल्दी से जल्दी जो रिकवरी है इसकी हो सके। हालांकि सरकार का कहना है कि इस बैंकों की रिकवरी में जो 1,04,099 करोड़ की रिकवरी बैंकों ने जो की है, उसमें से लगभग जो आईबीसी कोड के तहत रिकवरी हुई है वो लगभग 54.52 करोड़ की है। यानी लगभग 50% से ज़्यादा की जो रिकवरी है ये आईबीसी कोड के तहत ही हुई है। तो इसको और फास्ट बनाया जाए, लोगों को और जल्दी न्याय मिले, तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। आज की बैंकिंग की बात में यही। मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे बैंकिंग की बात मेरे साथ के एपिसोड में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।